ओपेनहाइमर अमेरिकन बॉर्न हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, गटिंगटन और लेडेन जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, फिर बर्कले, कैलटेक जैसे कॉलेज में एक थ्योरेटिकल फिजिक्स का शानदार टीचिंग कैरियर। उस जमाने में न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल्स, कॉस्मिक रेज, क्वांटम और न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पर काम, फिर मैनहट्टन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट। उसके अगले साल लॉस एलामोस साइंटिफिक लेबोरेटरी, न्यू मैक्सिको में डायरेक्टर का पद। जर्मन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने, उसके सफल परीक्षण और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एडवाइजरी कमेटी के प्रेसिडेंट। लेकिन इतने शानदार कैरियर के बाद क्या? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराने के बाद हुई तबाही का गिल्ट, परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने के लिए पैरवी करने पर राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार, इंक्वायरी, सार्वजनिक अपमान और एक परमाणु भौतिक विज्ञानी के रूप में उनका कैरियर खत्म। उनकी इसी सफर को काई बर्ड और मार्टिन जे शेरविन ने अपनी किताब अमेरिकन प्रोमीथियस द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर में लिखा, जिसके लिए इस किताब को कई प्राइज मिले, जिनमें से एक था 2006 में बायोग्राफी के लिए मिला पुलित्जर प्राइज। फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर इसी किताब का एडॉप्टेशन है। ये वही क्रिस्टोफर नोलन है जिन्होंने इंसेप्शन, द प्रेस्टिज, डंकेर्क, मोमेंटो, टेनेंट, इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट जैसी तमाम शानदार फिल्में दी। इनमें से कई फिल्में तो ऐसी हैं जिनकी बारीकियों को जानने के लिए आपको एक से ज्यादा बार देखना पड़ेगा। यही डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की खासियत रही है, वो एक विजनरी स्टोरी टेलर है। देखा जाए तो ऐसी ही एक फिल्म आर माधवन ने इसरो साइंटिस्ट पर बनाई थी, नाम था रॉकेटरी। बेहद शानदार थी, लेकिन भारतीय जनता से उन्हें वो नोलन वाला प्यार नहीं मिला था। अगर फिल्म की बात करें तो ये फिल्म दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की लाइफ पर बेस्ड है। आप इसे बायोग्राफी, हिस्टोरिकल या साइको ड्रामा भी कह सकते हैं। लेकिन आप में से कुछ के दिमाग में ये बात भी आई होगी कि आखिर अमेरिका को ये परमाणु बम बनाने और जापान पर गिराने की जरूरत क्यों आन पड़ी। हुआ यूं कि जर्मनी ने अपनी विस्तारवादी रणनीति की वजह से अपने देश को एक वैश्विक शक्ति बनाने का सोचा, तो उसने अपनी सेना और हथियार बढ़ाने शुरू किए। देश की सीमा को बढ़ाने के साथ ही उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की सोच बढ़ने लगी, जिसने जन्म दिया पहले विश्व युद्ध को। युद्ध हुआ और उसके बाद ब्रिटेन और सहयोगी देशों के आगे जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, जिसमें जर्मनी ने अपनी गलती मानी, भारी मुआवजा भरा और अधिकांश क्षेत्र भी गंवाया। युद्ध ने जर्मनी के साथ साथ पूरी दुनिया को भी प्रभावित किया। हर जगह मंदी छा गई, अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई, व्यापार घट गया, व्यवसाय बंद हो गए, कीमतें गिर गईं, बैंक विफल हो गए और बेरोजगारी भी बढ़ गई। ऐसे समय में नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की तलाश करने लगे, जिसे पूरा करने के लिए आगे आए एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने वहां की जनता को जर्मनी का खोया हुआ गौरव, संपत्ति और शक्ति वापस लौटाने का वादा किया। उसके बाद जर्मनी वापस अपने देश की सीमाएं और शक्ति बढ़ाने में लग गया, जिसके साथ साथ इटली और बाद में जापान भी उसके साथ शामिल हो गए। और जब इसी घटनाक्रम में उन्होंने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, तब अमेरिका ने उन्हें सबक सिखाने के लिए मित्र देशों के साथ मिलकर वापस लड़ाई लड़ी। अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को अल्बर्ट आइंस्टीन से ये खबर मिली थी कि जर्मनी एक एटॉमिक बॉम्ब रिसर्च में लगा है। अमेरिका को डर था कहीं जर्मनी और उसके सहयोगी देश उनसे पहले परमाणु बम बनाकर उन पर हमला ना करते हैं। इसलिए किसी और तरह के विकल्पों पर समय बर्बाद ना करने की जगह अमेरिका ने सोचा, क्यों ना परमाणु हमला करके विरोधियों को डरा दें और सालों तक चलने वाले इस युद्ध को यही समाप्त कर दें। ओपेनहाइमर ऐसे ही एक परमाणु बम बनाने की परियोजना के निदेशक थे। उससे काफी समय पहले ही आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत बताया था कि कैसे एक मैटर को इनॉर्मस एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उस वक्त अवेलेबल मैटर यूरेनियम के आइसोटोप यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के अंदर ऐसी काबिलियत थी, वो एक ऐसे गुब्बारे की तरह थे जो अपने बस फटने की कगार पर खड़े हों। बस उन्हें एक न्यूट्रॉन्स का हल्का पुश चाहिए था, जिससे एनॉर्मस एनर्जी रिलीज होगी
ओपेनहाइमर ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस एनर्जी को सही तरह से यूज करने की टेक्निक इजाद की और एटम बम तैयार कर लिया। उनकी लीडरशिप में जैसे ही परमाणु बम का जुलाई 1945 में सफल परीक्षण हुआ, वैसे ही अगस्त 45 में अमेरिका ने एक के बाद एक 2 परमाणु विस्फोट जापान पर कर दिए। अब बात करें अगर फिल्म की, तो अगर आप वर्ल्ड वॉर जैसी ऐतिहासिक घटनाक्रम की जानकारी रखते हैं, साथ ही न्यूक्लियर साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और किसी साइंटिस्ट के जीवन और उसके साथ जुड़े घटनाक्रमों के बारे में जानने की उत्सुकता भी रखते हैं, तो फिर आपको बिना ज्यादा दिमाग लगाए इस फिल्म का मजा लेना चाहिए। शुरू से अंत तक ये फिल्म आपको बांध कर रखेगी। हर दृश्य के साथ नोलन का सटीक निर्देशन चमकता है और हमें गहराई से बांधे रखता है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। फिल्म के कई फ्रेम एक आर्ट वर्क से लगते हैं। ओपेनहाइमर के रोल में है सिलियन मर्फी, जिन्होंने इस किरदार को दिल से जिया है। उन्हें इस फिल्म के लिए ऑस्कर भी मिल सकता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बिल्कुल नए अवतार में एक बिजनेसमैन लुइस स्ट्रॉस की भूमिका में है। उनका कैरेक्टर आपको चौंका देगा। एमिली ब्लंट ने ओपेनहाइमर की पत्नी कैथरीन की भूमिका निभाई है। साथ में है फ्लोरेंस पुग, मैट डोमन, केसी अफ्लेक, रामी मालिक, केनेथ ब्रानक जैसे फेमस कलाकार। सभी ने अपने अपने किरदार बेहद अच्छे ढंग से निभाए हैं। आईमैक्स से शूट वीडियो और ऑडियो फील करने के साथ ही उस जमाने के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को एक साथ में देखना भी एक विजुअल डिलाइट है। अभी तक आपने बचपन से अब तक जिन साइंटिस्ट को सिर्फ अपनी कोर्स बुक में पढ़ा है, अब वो आपके सामने खड़े दिखाई देंगे। आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर की बातचीत आपको चौंका देगी। हालांकि सेकेंड हाफ में क्लाइमैक्स के दौरान इंक्वायरी वाला सीन थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। जापान पर बम गिराने के बाद ओपेनहाइमर की स्पीच वाले सीन बेहद शानदार हैं। कैसे बिना किसी शब्दों के उनके अंतर्मन को बाहर लेकर आए हैं। ओपेनहाइमर कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करते हैं, उनकी मेहनत देखकर आप दंग रह जाने वाले हैं। अगर आप एक मसाला एक्शन थ्रिलर और साइंस फिक्शन मूवी देखने आए हैं, तो ये आपको बेहद निराश करेगी, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ हिस्टोरिकल और साइको ड्रामा जनरा पसंद करने वाले दर्शकों के लिए ही है। जाते जाते एक बात और है, जेम्स ए हिजिया मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर अपनी किताब द गीता ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर में ओपेनहाइमर की तुलना महाभारत के महान योद्धा अर्जुन से करते हैं। उनका कहना है कि जैसे भगवान कृष्ण को अर्जुन को संदेश स्पष्ट है, तुम्हें लड़ना चाहिए, ओपेनहाइमर को भी संदेश उतना ही स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि राज्य की विरासत को लेकर झगड़े में अर्जुन के लिए अपने ही संबंधियों और रिश्तेदारों को मारना उचित था, तो ओपेनहाइमर के लिए जर्मन और जापानियों को मारने के लिए हथियार बनाना कैसे गलत हो सकता है, जिसकी सरकारें दुनिया को जीतने की कोशिश कर रही थी। खैर, ये बात ओपेनहाइमर के अपने अपराध बोध को कम करने के लिए हो सकती है, लेकिन वो एक हीरो थे या विलेन, ये तो बहस का विषय ही है। आप तो बस फिल्म एंजॉय कीजिए। और हाँ, इतनी सारी बातें बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जब आप फिल्म देखने थिएटर जाएं तो उसे बेहतर ढंग से समझ पाएं और फिल्म की कहानी से बेहतर ढंग से कनेक्ट हो पाएं।